क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, NDA, CDS, SSC वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारी होती है। इसके अलग अलग सब डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग अपनी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड अवेलेबल है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे फिजिक्स नीट 2024 में जो क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, और अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके थे। ये मैं तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है? क्या दे रखा है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC इज। थर्मोडायनेमिक चैप्टर जो है ना क्लास 11th में है, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, 11th क्लास में है वो भी। लेकिन जो फिजिक्स का है उसमें देख रहे हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट। डायनामिक मीन्स टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है? क्या मतलब हुआ कि डायनामिक का मतलब होता है हालात के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। थर्मो मतलब हीट होता है। अगर हीट किसी सिस्टम को देते हैं या किसी सिस्टम से हीट लेते हैं तो उस हीट के लेन देन में उस सिस्टम के अंदर जो गैस है, आमतौर पे गैस का लिक्विड लेते हैं हम लोग, गैस लेते हैं हम लोग, तो उस गैस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके हिसाब से पूरे सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, उसी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसमें कितनी बात समझ में? तो थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हम क्वेश्चन आते ही रहता है, नीट जेई में आते रहता है, जैसे कि आया हुआ है। जब भी कभी किसी गैस को एक सिलेंडर में लेते हैं जिसका एक मूवेबल पिस्टन से फिट होता है उसके अंदर, मूवेबल पिस्टन से, तो जब हम लोग हीट देते हैं सिलेंडर को या फिर उससे हीट लेते हैं तो वो जो मूवेबल पिस्टन है वो एक्सपैंड भी करता है, कंप्रेस भी करता है। मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखाता हूँ उसको कैसे होता है। मैं थोड़ा सा इस थर्मोडायनामिक्स का बैकग्राउंड भी बता दे रहा हूँ, ताकि उसका इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, मगर इसके रेलेवेंट जो बातें हैं वो भी मैं बताता हूँ, ताकि कोई अगर दूसरा क्वेश्चन भी बनता है तो आप तो वैसे तो सभी क्वेश्चन करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी इन बातों से आपको उन बातों को समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है? तो मैं इसका रेलेवेंट पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। आगे चले हम लोग। तो मैं एक सिस्टम बनाता हूँ उसको और उसको बताता हूँ। ये हमने एक साइड से इसका ग्राफ बनाया है, इसको दिखाने के लिए भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। क्या बताया कि ये एक गैस है, ये एक सिलेंडर है, इसका एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है इस पे। मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि जैसे इसको अगर हम लोग हीट देते हैं, इस सिस्टम को अगर हम लोग हीट देते हैं थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जो गैस है उसका रैंडम मोशन बहुत फास्ट हो जाता है। आमतौर पे गैस वैसे भी रैंडम मोशन में होता है, लेकिन जब हीट देंगे तो और तेजी से बढ़ने लगता है, उसका रैंडमनेस बढ़ जाता है, और उस रैंडमनेस के बढ़ने की वजह से उसके वॉल पे प्रेशर बढ़ जाता है, गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर इधर भी बढ़ेगा, वॉल पे भी बढ़ेगा, ऐसे भी बढ़ेगा, और ये पिस्टन पे भी प्रेशर बढ़ेगा। कितनी बात सुन रहे? तो ये सिस्टम के अंदर से एक प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये जब अगर सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। सपोज करते हैं कि बहुत छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, ये मूवमेंट हुआ है, तो जब पिस्टन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो पिस्टन जो है अपवर्ड या आउटवर्ड मूव करता है। और अगर पिस्टन के इनसाइड का जो सिस्टम का इनसाइड का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो वो कंप्रेस होता है। ऐसे ही जैसे कि एक्सपेंड किया वैसे ही कंप्रेस होता है। अब ये जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है, इसको एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है। ठीक है? तो जिस वक्त एक्सपेंड होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिस वक्त कंप्रेस होगा वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये पी एंड वी एक डायग्राम बनाते हैं, इसको हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं, बोलते हैं हम लोग। और इस पीवी डायग्राम को जब प्लॉट करते हैं तो इसका वर्क डन निकलता है। वर्क डन कैसे निकालते हैं और क्या रिलेशन होता है वर्क डन का, वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो आप जानते हैं, आप लोग करते ही भी हैं, जानते भी हैं, मगर थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ समझाता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग फिजिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये dx है, ऊपर की तरफ गया है, और फोर्स तो डायरेक्ट हम लोग इसमें फोर्स तो लग नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ प्रेशर का वॉल्यूम का रिलेशन है, तो फोर्स का प्रेशर के साथ जो रिलेशन था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, ये होता हमारा। तो हम लोग ये ले लेते हैं वर्क डन के जगह पे, अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, स्मॉल वर्क डन, तो ये पी ए ये तो फोर्स का हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे dx हो गया। ठीक है, अब क्या बताया कि ये जो हमारा जो सेक्शन है ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर को हम लोग एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कुलर बेस है ना, इसका एरिया होता है ए, और ये एच की जगह पे dx ले सकते हैं। कितनी बात में, तो वॉल्यूम के जगह पे सिलेंडर का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ उसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, a इंटू dx, तो ये हो जाता है P डेल्टा V, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। ये चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव भी होता है जब एक्सपैंड करता है, और नेगेटिव भी होता है जब कंप्रेस करता है। तो जो वर्क डन है इसका एक रिलेशन ये होता है P डेल्टा V। कितनी बात समझ में, थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V होता है। आगे चले हम लोग, आगे क्या बताया कि जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पे अब ग्राफ पे आ जाते हैं। अब ये ग्राफ को देखते हैं, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये प्रेशर दे रखा है, इसका इनिशियल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम बढ़ते 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 बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंड हो रहा है ये, तो एक्सपेंड कर रहा है, तो ये 400 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन जिस वक्त ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से बी तक सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, उस वक्त प्रेशर जो है ना 100 किलो पास्कल कांस्टेंट है। ए से बी तक जो एक्सपेंड हो रहा है गैस, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। कितनी बात सुन रहे, बी से सी तक जब सिस्टम जाता है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है ना 400 सेंटीमीटर क्यूब बी पे भी है और सी पे भी है, तो दोनों जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, मगर प्रेशर जो है चेंज हो रहा है, 100 किलो पास्कल से 300 किलो पास्कल तक पहुंच गया। कितनी बात, यहाँ तक समझ में बात आ गई। तो यहाँ वॉल्यूम, अब प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद सी से डी तक देखते हैं, जो साइक्लिक प्रोसेस है, सी से डी तक देखते हैं, तो ये वॉल्यूम घट रहा है, ये 400 सी पे था लेकिन ये डिक्रीज करके 100 पे आ गया, तो ये कंप्रेस हो रहा है, ये सिस्टम जो ना कंप्रेस हो रहा है। तो पहले 400 सेंटीमीटर की वॉल्यूम था, डिक्रीज होकर 100 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो गया। लेकिन जिस वक्त ये डिक्रीज कर रहा है उस वक्त प्रेशर जो है ना 300 किलो पास्कल कांस्टेंट है, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। फिर डी से ए तक आते हैं तो वॉल्यूम जो है ना कांस्टेंट है, देखा डी पे भी 100 सेंटीमीटर क्यूब था, और वो डिक्रीज करते करते ये ए तक आया, तब भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम तो उतना ही है मगर प्रेशर जो है डिक्रीज कर गया 300 किलो पास्कल से लेके 100 किलो पास्कल तक। तो ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ए बी सी डी ए, ये ए बी सी डी ए यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में कहीं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वर्क डन के लिए हमारा जो होता है, वर्क डन के लिए चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम चेंज होगा वहाँ वहाँ वर्क डन होगा, चाहे वॉल्यूम पॉजिटिव चेंज हो रहा हो यानी एक्सपेंड कर रहा हो, या डिक्रीज कर रहा हो या नेगेटिव हो रहा हो, वर्क डन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, द वर्क डन अलोंग द पाथ बी सी, ये बी सी पे यहाँ से अगर गैस जा रहा है यहाँ तक तो कितना वर्क डन हो रहा है। कितनी बात समझ में, ये वाला रिलेशन समझ में आया, मैं मिटा दूँ इसको, कर देता हूँ। कितनी बात समझ में, वर्क डन का यहाँ पे जो रिलेशन है मैं ये लिख देता हूँ पी डेल्टा वी, ऐसे लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ये वर्क डन अलोंग पाथ बी सी, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, मगर यहाँ पे अलोंग पाथ बी सी, बी से सी तक जब जा रहा है तो इस वक्त जो वॉल्यूम था बी पे भी 400 है और सी पे भी 400 है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है ना 0 आएगा, क्योंकि पहले भी 400 था। फाइनल वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम एट सी माइनस इनिशियल वॉल्यूम एट बी।
ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो 0 वर्क डन। तो जब एक सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है, ये BC पाथ जिस वक्त इस सिस्टम में B से C तक जा रहा है ये प्रोसेस, उस वक्त चेंज इन वॉल्यूम जो है 0 हो रहा है, और उस वक्त उस पर्टिकुलर सेक्शन में वर्क डन 0 आ रहा है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हो रहा है, ये दिया ग्राफ में दिया गया, PV डायग्राम में दिया गया है, इसके BC पाथ पे कितना वर्क डन हो रहा है। जब वो सिस्टम B से C तक जा रहा है तो उस वक्त कितना वर्क डन हो रहा है। तो ये हमारा कितना आ रहा है वर्क डन, 0, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। जब भी कभी चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा हमारा 3, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन इस फिगर में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, इसी फिगर से अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये तो एक पार्ट था, सिर्फ एक पार्ट पूछा गया है। मैं कुछ और सवाल जो इसी सेक्शन में है, उन सवाल को भी मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहे। तो मैं उन सब सवालों को कराता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, मैं मिटा दूँ इन सब बातों को। मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो इसमें पूछा नहीं, मगर वो सेक्शन पूछ सकता था। ठीक है, अब ये तो B एंड C के रेस्पेक्ट में पूछा था कि टोटल वर्क डन कितना होगा जब सिस्टम B से C तक जाएगा। अगर पूरे साइक्लिक ऑर्डर में पूछता, नेट वर्क डन थ्रू आउट द साइकिल ABCDA, अगर पूरा साइकिल में अगर वर्क डन, पूरा नेट वर्क डन अगर पूछना होता तो कैसे निकालते हम लोग। तो एक सवाल तो ये है, और एक ये भी है, थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कहलाता है। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे है, वो भी पूछा जा सकता है। आगे चले हम लोग, तो पहले मैं बताता हूँ कि टोटल थ्रू आउट द वर्क डन कितना हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे है कि जब भी कभी PV डायग्राम बनाते हैं, जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट जिनको पढ़ना है, मेरा थर्मोडायनामिक्स का जो है, मैंने पूरा लेक्चर, पूरे कंसेप्ट, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, पूरा मैंने उसे अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। वो बच्चे जो लोग चाहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ें, और तो आप फ्री में हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो मेरा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उस लिंक को खोल के देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा मैंने थ्योरी को, कंसेप्ट को बताया है, ग्राफ बताया, न्यूमेरिकल, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराया है, सारी बातें मैंने पूरे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो जो PV डायग्राम होता है, जब गैस एक्सपैंड करता है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज दिखाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सपैंड ग्राफ को दिखाते हैं, PV ग्राफ। और जो कंप्रेशन होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ से दिखाते हैं। कितनी बात सुनी। और जो नेट इंक्लोज्ड एरिया आता है, नेट इंक्लोज एरिया आता है, वही नेट वर्क डन होता है। अब मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इसे मैं मिटा दूं, ओके, ठीक है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हटा दे रहे हैं, ये तो है ही है। मैं 2 क्वेश्चन अलग से लिख दे रहा हूँ इसको समझने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट द साइकिल। एक सवाल ये पूछ सकता है। और नेट हीट चेंज, नेट हीट चेंज, ठीक है, नेट हीट चेंज कितना होगा इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस। कितनी बात में, ये 2 सवाल मैं अलग से बताता हूँ, इस ग्राफ से बिल्कुल ओके है। आगे चले हम लोग। क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग PV डायग्राम देते हैं या बनाते हैं, तो जो PV डायग्राम के अंडर में एरिया आता है, एरिया अंडर PV डायग्राम इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। कितनी बात सुन में, मैं एक अलग से ग्राफ बनाता हूँ, जैसे ये बनाया था वैसे एक बनाता हूँ। जैसे मान लो एक हम, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। एक हमने ग्राफ बनाया, इस तरह से लाइन बना दिया ऐसे, मान लो ये एक्सपेंडेड ग्राफ बना दिया, इस तरह से एक्सपेंशन का हो रहा। तो अब ये लाइन बना दिया A to B, सिस्टम जो गया A से B तक, तो एक्सपेंड हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो एक रिलेशन से निकाल सकते हैं, एक ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो जो ग्राफ है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिए,
और यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिए यहाँ पे। और अब ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया होगा ये नेट वर्क डन होगा, ठीक है, ए बी। व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक्सपेंड किया तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के अंडर में, उसके अंडर में जो लाइन के अंडर में जो आता है एरिया, वो उतना उसका वर्क डन होता है। कितनी बात सुन में, आगे चले। अब हम लोग देखते हैं अगर सिस्टम ए से बी तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो फिर बी से सी तक जाएगा तो कितना वर्क डन, सी से डी तक जाएगा कितना वर्क डन, डी से ए तक आएगा तो कितना वर्क डन, और फिर नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन तो हमने पूछा यहाँ पे, वैसे इंडिविजुअल हर पार्ट का पूछा जा सकता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, बी सी का तो क्वेश्चन पूछा ही था हमारा, जिसका हम लोगों ने लिखा है, आंसर लिखा है। तो हम लोग ये करते हैं, तो वर्क डन अलोंग, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्या दे रखा, वर्क डन व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो वर्क डन क्या होगा, ये जो है ए से बी तक जब जा रहा होगा तो पीवी डायग्राम में ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये देखो ये ब्रेथ है, यानी कि ये प्रेशर है, 100 किलो पास्कल प्रेशर है, और ये ब्रेथ, ये जो आएगा लेंथ 400 में से 300 माइनस का तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो वर्क डन थ्रू दिस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लो टोटल एक वर्क डन व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, क्या आएगा, पी डेल्टा वी। तो यहाँ से ए से जब बी तक जाएगा तो यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है मगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम को चेंज देखते हैं। प्रेशर कितना, 100 किलो पास्कल, ये तो प्रेशर हो गया, और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 400 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल तो 400 था और इनिशियल जो था 100 है, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। ये 100 किलो पास्कल था, इसको 10⁻³ पास्कल कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम लोग एसआई यूनिट में लेंगे कि पास्कल तो एसआई यूनिट का है, पीए पास्कल, तो अगर हम लोग इसको एसआई यूनिट में लेना चाहते हैं तो ये सेंटीमीटर को मीटर क्यूब करेंगे। तो एक 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना चाहे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, मगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है करेंगे तो इसको हम लोग इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये मीटर क्यूब में आ गया, ये कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया कैसे हम लोग कन्वर्जन किया। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 3 5 10⁵, ये तो पावर आ जाएगा, और ये 300 10⁻⁻�6, ये पास्कल मीटर क्यूब को हम लोग जूल लिखते हैं, ये जूल के बराबर हो जाएगा यूनिट, ठीक है। तो ये 10⁵ है, ये 10⁻⁻6 है, तो -1 बच जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 30 जूल। ये 30 जूल वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन आया, ये पॉजिटिव में आया। तो ये जो ए से बी तक एक्सपेंड किया है, उस वक्त जो वर्क डन हुआ है वो 30 जूल हुआ है। ये कितनी बात सुन में, आगे चले। ये तो ए से बी तक हो गया, बी से सी तक का वर्क डन कितना था, वो तो 0 था, हम लोग जानते हैं। वर्क डन व्हेन सिस्टम इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम बी टू सी इज 0। ऐसे ही अब हम लोग सी टू डी लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज एरो बना है, ये माइनस में आएगा, कैसे आएगा वो अपने आप से आ जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वर्क डन व्हेन द सिस्टम पासेस थ्रू सी टू डी, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इंटू सी डी, सी से डी तक अगर सिस्टम जाता तो कितना वर्क डन होता है, तो ये भी होगा पी डेल्टा वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब ये क्या है कि प्रेशर यहाँ पे कितना है, सी से डी पे, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, और ये है 300 किलो पास्कल, ये तो हो गया। और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो ये इनिशियल वॉल्यूम कितना, 400, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 100 में से 400 माइनस करें तो -300 आएगा, कितना आएगा, -300। तो ये आ जाएगा 300, ये किलो को चेंज कर देंगे तो 3 लगा देंगे, ये पास्कल हो गया, कर दिया, ये पास्कल है, पास्कल को हम बाद में ले आते हैं, और ये आ जाएगा -300, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसको मीटर क्यूब करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये यूनिट हो जाएगा जूल। जिस तरह से हम लोग पास्कल सेंटीमीटर क्यूब को जूल किया था, ऐसे ही वहाँ पे भी जूल कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 0 2 0
5 जीरो, ये दो 7 जीरो है, 1 जीरो इससे चला गया, तो -90 जूल के बराबर होगा ये। ठीक है, -90 जूल वर्क डन होगा ये। ठीक है, कितनी बात समझ में कि माइनस किस लिए हुआ, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कंप्रेशन है। ये वाली स्टेप समझ में आ गया। सी से डी तक जब सिस्टम प्रोसीड करेगा तो कितना वर्क डन होगा, -90 जूल के बराबर होगा। अब डी से ए तक जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। देखिए डी पे जितना वॉल्यूम है 100, ए पे भी उतना ही होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्क डन लिख देता हूँ, वो चेंज इन वर्क डन व्हेन सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम डी टू ए इज इक्वल टू 0। तो ये चारों जो चार सेक्शन थे उन सब का हमने वर्क डन निकाल लिया स्टेप वाइज। जैसे एक सवाल हमसे बी से सी तक कितना वर्क डन हमें नीट में पूछा था, लेकिन वो ए भी पूछ सकता था, ए से बी तक कितना वर्क डन हुआ, या सी से डी तक कितना वर्क डन हुआ, ये पूरा सिस्टम में नेट वर्क डन कितना हुआ। तो नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नेट वर्क डन, क्योंकि जो वर्क डन है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग सम ऑफ ऑल लिख देते हैं, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, सबको सम कर देते हैं, और इस तरह से हमारा नेट वर्क डन होता है। तो नेट वर्क डन निकालने जा रहे हैं हम लोग, और इसको फिर करने जा रहे हैं नेट वर्क डन। तो ये सब मैं मिटा दूं, ए से बी तक जो गया है, यहाँ से ए से बी तक गया डेल्टा डब्ल्यू ए टू बी 30 जूल है, ये है ना, ये 30 जूल है। ये डेल्टा बी सी डेल्टा डब्ल्यू बी टू सी 0 है वर्क डन, और यहाँ पे डेल्टा जो है डेल्टा डब्ल्यू सी डी, ये हमारा -90 जूल है, और यहाँ D2 डेल्टा डब्ल्यू डी ए ये भी 0 है। अब नेट वर्क डन कितना होता है, सम ऑफ ऑल कर लेते हैं, इसको मैं मिटा के कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे तो देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन द सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक गया तो कितना वर्क डन हुआ, बी से सी तक, सी से डी तक, डी तक, तो हमने सबने लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं कि ए से बी तक जब जाते हैं तो उस वक्त है +30 जूल, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है 30 जूल। बी से सी तक 0 है, सी से डी तक -90 जूल है, और ठीक है -9 और ये 0 है। इस तरह से अगर इसको देखेंगे तो 30 जूल -90 जूल और ये -60 जूल, ये नेट वर्क डन हो गया, नेट वर्क डन हो गया -60 जूल। माइनस का मतलब 0 से कम नहीं हुआ, यहाँ पे जो माइनस का साइन है इसका मतलब वर्क डन -0 से कम नहीं है, कंप्रेशन वर्क डन ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंशन कम हुआ है, कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है। तो कंप्रेशन में वर्क डन जो ना नेगेटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन है ये। ठीक है, तो ये माइनस का मतलब ये हुआ। आगे चले तो ये तो हो गया एक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह के बहुत सारे फिगर है, रेक्टेंगल फिगर है, ट्रायंगल फिगर है, ट्रेपेजियम का फिगर होता है, और भी कई सारे नॉन यूनिफॉर्म फिगर होते हैं, लेकिन आमतौर पे नीट जेईई के जो बच्चे होते हैं उनको यूनिफॉर्म फिगर का ही सिस्टम दिया जाता है, जिनका फॉर्मूला उन्हें याद है। नॉन यूनिफॉर्म का फिगर का अगर वर्क डन निकालना चाहेंगे तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, लिमिट लगाना पड़ता है, वो अलग हो जाता है, तो वो थोड़ा बड़े क्लास में है, और यहाँ पे नीट जेईई के लिए आपके कोर्स में नहीं है वर्क डन के लिए। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में बात आ गई, ये तो नेट वर्क डन हो गया। ठीक है, जैसे ये एक यूनिफॉर्म फिगर है, रेक्टेंगल है, तो इसका हम लोग आसानी से निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं नेट हीट चेंज इन द प्रोसेस। नेट हीट चेंज कितना होगा, क्या बताते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि जब भी कभी किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो जो हीट है वो 2 पार्ट में चेंज होता है। एक तो ये कि वो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा होता है वो वर्क डन में चेंज हो जाता है। यानी जितने भी हम एक सिस्टम को एनर्जी देते हैं उसमें से कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चेंज होता है, और कुछ एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाता है। हम लोग इसीलिए तो कहते हैं कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितना भी हम लोग उस इंजन को चलाने के लिए एनर्जी देते हैं, उसका कुछ एनर्जी उस एनर्जी इंजन के कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने में यूज हो जाता है, और वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो बाकी जो है एनर्जी वो वर्क डन करता है। तो जो वर्क डन होता है वो तो हमें समझ में आता है कि इतना वर्क डन हो गया, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए, उसके कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए।
कितनी बात समझी? तो इसीलिए कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है मगर एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी उस इंजन को अपने आप ऑपरेट करने के लिए चाहिए। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तभी तो एनर्जी मिलता है, लेकिन जितना हम लोग एनर्जी लेते हैं वो सारा एनर्जी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उनको एक्टिव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मिनिमम चाहिए। जैसे हमारे हार्ट बीट्स है, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, उतना आपको देना ही देना है। रेस्पिरेशन है, उसको देना ही देना है। वो वर्क डन में काउंट नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चलूँगा, दौड़ूँगा, भागूँगा, वर्क करूँगा, वो दिखेगा कि हमने कितना वर्क डन किया। लेकिन जितना हमने एनर्जी लिया था, सब के सब इसमें काम में नहीं होता। वो जो पूरा सिस्टम है, उसको चलते रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो ये इटसेल्फ यूज़ कर जाता है। तो हम लोग भी 100% एफिशिएंट नहीं है। कितनी बात समझे? क्या इसी तरह से यहाँ समझ में आ गई बात? तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जब भी किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसका कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो जाता है और बाकी एनर्जी वर्क डन करता है, ठीक है? तो लेकिन जब कभी साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ओरिजिनल स्टेट पे आ गया ये। जैसे ये सिस्टम जो है ना यहाँ से एक्सपेंड किया, यहाँ तक गया, फिर वापस कंप्रेस करके दोबारा यहीं आ गया। तो जितना ओरिजिनल स्टेट था वही वापस आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो ऐसे ही बताया कि जब भी कभी साइक्लिक प्रोसेस होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा हुआ, आइसोथर्मल, कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, साइक्लिक होता है, तो उस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। यू से दिखाते हैं चेंज, डेल्टा यू से दिखाते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 0 हो जाता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन साइक्लिक नेचर। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जब भी कितना हीट देते हैं, जितना भी हीट देते हैं एक सिस्टम को, वो कुछ एनर्जी उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और कुछ एनर्जी जो है ना वर्क डन करता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशन होता है। थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी का रिलेशन होता है। कितनी बात सुन में? ये एनर्जी कितना ले रहा है सिस्टम या कितना दे रहा है, वो यहाँ से पता चलेगा कि कितना उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये वाला एनर्जी तो 0 हो गया, ठीक। और वर्क डन कितना हो रहा है? -60 जूल, -60 जूल ये आया हुआ है। तो इसका -60 जूल नेट एनर्जी चेंज आया। तो नेट एनर्जी चेंज, हीट चेंज कितना आएगा? -60 जूल। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये सिस्टम बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस होने के बाद सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन जो कंप्रेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेंशन में हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंप्रेशन में हीट को रिलीज करता है। तो ये हीट ज़्यादा रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो इसलिए इस सिस्टम का 6 जूल ऑफ एनर्जी माइनस हो जाता। माइनस का मतलब कम हो जाता। जितना इनिशियली सिस्टम का एनर्जी था तो उससे ये -60 जूल कम हो गया, पूरा एक प्रोसेस करने के बाद, एक सिस्टम कंप्लीट करने के बाद। तो ये सवाल भी, ये 2 सवाल भी यहाँ से अटैच था, यहाँ पूछा जा सकता था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो देख के समझिए, ठीक है। इस तरह के जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है 11th क्लास का, मैं वैसे तो सारे चैप्टर्स को मैंने वीडियो बना रखा, फिजिक्स का, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, ड्राइव भी, सब करके मैंने डाल रखा है। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम अपने चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे सवाल मैंने कराया है, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया है, बहुत सारे और बहुत बातें बताई है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत काम आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए शीट और दूंगा मैं, अभी तो मैं चल रहा प्रोसेस, लेकिन मैं दूंगा। तो ये वाला समझ में आ गया, ये आप लोग समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ओके।